Hello and welcome to class 10th students. Today we will discuss about allotropic forms of carbon. आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम कार्बन एडिस कंपाउंड जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम लेक्चर सेकंड इसका ले रहे हैं जिसमें हम कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन वी शुड फर्स्टली नो व्हाट दिस प्रॉपर्टी दैट मीन्स एलोट्रोपी बेसिकली इज, कि ये एलोट्रोपी आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एलोट्रोपी की डेफिनेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स। कोई भी एलिमेंट, फिलहाल यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, लेकिन एलोट्रोपी कोई दूसरा एलिमेंट भी शो कर सकता है। तो हम जनरल सेंस से यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में, एक से ज़्यादा शक्ल में जब कोई एलिमेंट पाया जाता है तो हम मोर देन वन फॉर्म्स जो वो शो करता है उन्हें हम एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बताते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। पीछे आपने प्रॉपर्टी बताई जिसको हम एलोट्रोपी कहते हैं, वो अपने डेफिनेशन में समझा। अभी हम एलोट्रोप्स दे हैं ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट, वो क्या होते हैं, यानी एलोट्रोप्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे कि एलोट्रोप्स मीन्स द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मान लीजिए अभी हमने स्पेशली कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करनी है। अगर हम डायमंड, ग्रेफाइट, कोल हैं, कोक वगैरह की बात करेंगे तो ये जो डिफरेंट टाइम्स में ले रहा हूँ मैं सिर्फ कार्बन के लिए ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जितनी भी शक्लें हैं ना कार्बन, ये जितनी भी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है इनको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहेंगे। तो इसी तरह से एलोट्रोप्स का मतलब है किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो बेटा होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ है। चलिए आगे हम देखेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है जो हमारा है एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कार्बन की हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट जो होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एलोट्रोप्स जो होते हैं वो केमिकली सेम होते हैं, यानी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो सेम होती है, बट दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स किसी एलिमेंट की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफर कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो केमिकली जो है वो आपस में सेम होते हैं। होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आज अब हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट मीन्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। आप अपनी कॉपी और अपना पेन और आज की डेट में ये टॉपिक नोट कर दीजिए, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रोपी मैंने बताया आपको, एलोट्रोप्स बताया मैंने आपको क्या है। तो इसी तरह से आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जब हम देखेंगे बेटा तो हमें पता चलेगा कि कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट जो है ये किन किन एलोट्रोप्स में, किन किन फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट करता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने पेज आपके सामने रखा हुआ है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यहाँ एक्चुअली मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा होता है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म। बिफोर हम बताएं कि कौन कौन सी वो फॉर्म्स हैं एलिमेंट कार्बन की, यानी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, पहले आप देखिए कि ये क्रिस्टलाइन का मतलब और एमॉर्फस का मतलब क्या होता है। देखिए क्रिस्टलाइन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस, जैसे यहाँ हमारा कार्बन है इसके एलोट्रोप्स है, उनकी जो अरेंजमेंट, जो शेप, ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। क्या होता है? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। क्रिस्टलाइन का ऐसा आप मीनिंग याद रखेंगे। और एमॉर्फस का मतलब होता है कि नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है, जिसकी कोई ज्योमेट्री, शेप वगैरह ही ना हो। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है एमॉर्फस, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। समझ आ रही बात आपको? ये कुछ लिटरल मीनिंग मैंने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के आपको समझाए। अब देखिए जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होती हैं वो डायमंड होता है, वो ग्रेफाइट होता है, और वो फ्लोरीन, या आप इसको बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, बी और एफ। ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन या सिंपली फ्लोरीन भी बोल सकते हैं आप, या फिर बक्की बॉल्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एमॉर्फस में है, यहाँ आपका कोल आ गया, चारकोल आ गया, कोक आ गया। ठीक है, लैम्प ब्लैक एट्सेट्रा, या फिर जैसे आप बोलोगे कार्बन। ठीक है, नैनो। ठीक है, नैनो जो नैनो ट्यूब जो है, कार्बन नैनो ट्यूब, वो भी इसका एक फॉर्म माना जाता है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस करके इनको डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आगे हम
लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस सो फार यूर सिलेबस इज कंसर्न, वहाँ पर जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ना, मेनली जिस पे आपको फोकस करना है वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट कार्बन, और वो है आपका डायमंड, वो है आपका ग्रेफाइट, और वो है आपका फ्लोरीन। ये जो है ना, ये आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से ही हमने जाना है, जो आपका लेवल है उसी से हमने जाना है, ठीक है। चलिए इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं, वो देख लीजिए आप। देखिए बकमास्टर फ्लोरीन जो है ना, ये इस तरह होता है, इसकी शक्ल सेम बच्चों वैसी है जिस तरह से फुटबॉल देखा है आपने, फुटबॉल, ठीक है, उस फुटबॉल की तरह इसकी शक्ल होती है। और डायमंड देखिए किस तरह होता है, शाइनी, ठीक है। और ये एक जैसे देखिए एक कोन होता है ना, ठीक है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है कोन वगैरह, तो जस्ट लाइक कुछ इस किस्म की शक्ल बनाए हुए है यहाँ पे ये। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल, मतलब यहाँ पर आपने ध्यान रखना, ये तो फुटबॉल की तरह बिल्कुल वो होता है। लेकिन इसमें अभी कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर में। अभी हम इनकी इमेजेस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर में ना हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से आपस में वेरी कर सकता है। तो चलिए बेटा आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए डायमंड, फिर से एक इमेज है डायमंड। यहाँ पर इसकी भी आपको एक बार फिर से जो है वो इमेजेस दिख रही हैं कि डायमंड की ये इमेजेस है, ये शाइनी अपीयरेंस वगैरह होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम और एक्सप्लेनेशन में। अब देखिए, अब मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है कि अब लेकिन कौन से वाले एलोट्रोपिक फॉर्म का ये स्ट्रक्चर है। तो आप अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। किसका है ये डायमंड का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। पहली चीज़ जो आप नोट करेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर है बेटा। तो चलिए डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, दैट इज यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड में आपको चलिए बताता हूँ, मैंने कल आपको बताया था कि बर्निंग इन कार्बन की कार्बन जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड आप बोलिए कि सिंगल बॉन्ड्स को हम सिग्मा बॉन्ड्स बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी आपका आएगा ना किसी भी एलिमेंट के एटम के बीच में, आप उसको फिलहाल याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, वो है एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, अभी आपको ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं है इसलिए आप याद रखेंगे कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा अभी ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपका लेवल चूंकि छोटा है, आप इस तरह से याद रख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है, अगर मैं इसका जो है दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कराऊंगा तो यहाँ पर जो है ये वाला रीजन मेरे पास कॉमन आ जाएगा दोनों के लिए, ठीक है, इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है ना ओवरलैपिंग की वजह से, हेड ऑन ओवरलैप उसको बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप इसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से या एंड टू एंड ओवरलैप से, उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। या ये एस और पी के बीच में भी बनता है, ठीक है, या दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में भी बन सकता है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ यहाँ पे याद रख लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स को हम कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आप बताएंगे बेटा कि ये टेट्राहेड्रल यूनिट जो है यहाँ पर ना इसका डायमंड का ये दिखाया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रक्चर में ये देखने को मिल रही है कि यहाँ डायमंड के स्ट्रक्चर में जो एक कार्बन एटम होता है वो कोवेलेंटली 4 दूसरे कार्बन्स के साथ जो है वो बॉन्ड किए हुए होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू पीपल हैव टू कीप इन योर माइंड। देखिए यहाँ पर एक सेंट्रल कार्बन एटम है, इसकी बॉन्डिंग दिखाई गई है कितने कार्बन्स के साथ है, 1 2 3 और 4। इसी तरह से ये बाकी भी आगे होंगे। देखिए यहाँ डैश डैश दिया हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन भी आगे 4 के साथ जुड़ा होगा, ये कार्बन भी आगे, ये कार्बन, लेकिन हम यहाँ पर एक को दिखा रहे हैं, ठीक है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं कि एक कार्बन एटम जो है वो आगे कितने कार्बन्स के साथ होगा, वो 4 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे हम इस सेंट्रल वाले कार्बन को दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर ये 1 इसके साथ जुड़ा है, फिर इसके साथ जुड़ा है, फिर इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। जैसे मैं एक बार ये देखिए आपको ये इस सेंट्रल कार्बन के जो ये बेटा 4 कार्बन है ना, इस वाले कार्बन के ये वाला और ये वाला दिख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कार्बन 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 देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होता है, 109.5 डिग्री। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअली इसका है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, ये एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल कितना होता है याद रखना आपने, 109.5 डिग्री होता है। बाकी रही बात यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये आप नहीं याद रखेंगे अभी, ये अभी आपके लेवल की बात नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे।
उसके बाद आप याद रखेंगे कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड्स जो आ रहे हैं, ठीक है, ये सॉरी ये है कार्बन 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 बॉन्ड एंगल, वही जो यहाँ पर मैंने आपको बताया उसका बॉन्ड एंगल बताया 109.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है यानी कार्बन कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन हमको बोलने पड़ेंगे ना बॉन्ड बताने के लिए, कार्बन कार्बन और कार्बन, तो 109.5 डिग्री। उसके बाद है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, देखिए जिसको मैं एक बार इसको थोड़ा सा रेज करके यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये कार्बन और ये कार्बन इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है यहाँ पर बेटा 0.154 पिकोमीटर, अगर आप पिकोमीटर से बताएंगे, या फिर अगर आप एंगस्ट्रॉम से बताएंगे तो ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो होप कि आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है आपका जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो है वो 347, ठीक है, 347 इसकी वैल्यू होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी की यहाँ पे। तो चलिए ये पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद है बेटा यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये तो पीछे हमने डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए डायमंड में ईच कार्बन एटम यूटिलाइज करता है अपने 4 के चारों अनपेयर्ड मतलब जो पेयरिंग नहीं किए होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड मतलब इनकी जो पोजीशन है ना वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, या यूँ कहें आपकी वो दी हुई होती है, लोकलाइज होती है वो, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन डायमंड जो होता है ये एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आपने सुना होगा ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हालांकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों जो है ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है नॉन मेटल कार्बन की, तो नॉन मेटल्स अगर हम देखेंगे ना वो बैड कंडक्टर होते हैं, तो फिर ये एलोट्रोपिक क्यों फॉर्म जो है ये ग्रेफाइट वाला ये क्यों गुड कंडक्टर आता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर पे ये डिफरेंस रहता है। तो देखो डायमंड में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना अनपेयर्ड वाले, वो 4 के 4 बॉन्डिंग में क्या है, अभी जैसे आपने देखा 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट में 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है 3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का फ्री रहता है। तो जैसे आप उस कार्बन क्रिस्टल पे क्या करते हैं, ग्रेफाइट क्रिस्टल पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है और उसके साथ साथ में करंट भी मूव होती है, तो वो कंडक्टिंग बन जाता है, ठीक है। ये मेन रीज़न है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ में ये स्ट्रक्चर बता दिया गया है बेटा, देखो कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये कार्बन है, ये इसके साथ एक कार्बन ये है, फिर ये है और फिर ये है और ये नीचे आप देख रहे हो, ठीक है। ये भी एक्चुअली ये वाला भी आप आगे देखोगे कि ये भी एक तो ये इसके साथ ऊपर है ना 3 के साथ ये, और यानी कुल मिलाकर ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन चूंकि ये अरेंजमेंट थोड़ा सा फिर जैसे यहाँ पर देखो ऐसा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या हो जाती है ना, मतलब एक खिचड़ी सी हो जाती है यहाँ पर। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अलग से इसको विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को यहाँ पे बता दिया गया है। आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फिर से कंटिन्यू है अभी ये प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट डायमंड का। डायमंड जो होता है ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और याद रखना है। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नाउन सबस्टांस जो है होता है, हार्डेस्ट सबस्टांस, हार्डेस्ट मटेरियल आर सबस्टांस नॉन, ठीक है, या एवर नॉन, ठीक है। तो प्योर डायमंड जो होता है बेटा वो कलरलेस होता है, प्योर डायमंड का कोई कलर नहीं होता है। अगर आपने देखना है ना प्योर और इम्प्योर, तो प्योर डायमंड जो है वो उसका कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। और अगर इम्प्योर होगा, अगर उसके साथ कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी, कंटेमिनेशन होगी किसी दूसरी चीज़ की, तो फिर वो कलर्ड दिखता है डिपेंडिंग ऑन दैट इम्प्योरिटी की वो कौन सी उसके साथ मिक्स हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताएंगे प्रॉपर्टी में थर्ड वन कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा ये मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। 3500 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है ये मेल्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। प्योर डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझते हैं कि जिससे लाइट जो है वो आर पार जा सकती है, ठीक है। तो किसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है ये बेटा, एक्स रेज के लिए। एक्स रेज कौन सी वाली रेज होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ते हैं, वहाँ पर जो हाई स्पीड रेज जब किसी हार्डेस्ट मटेरियल पर, जैसे टंगस्टन जैसे हार्ड मटेरियल पर स्ट्राइक करती है ना, तो वहाँ पर जो रेजेस प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम एक्स रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये प्योर डायमंड जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है एक्स रेज के लिए, ठीक है। एक्स रेज उससे क्या हो जाती है, मतलब आर पार जो है वो क्रॉस ऑफ हो जाती है। तो इट हैज़ नेक्स्ट आप बताएंगे, इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स दैट मीन्स 2.45 जो है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो। अब हम जाएंगे ग्रेफाइट की ओर। बेटा ग्रेफाइट का एक तो आपको यहाँ पे इसका जो है डायग्राम यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरी चीज़ हम इसी तरह से ग्रेफाइट के भी स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट की भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर में आप बताएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन आप छोड़ दीजिए, मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पर ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो आपका लेवल है यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ आपको कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जहाँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये वाला कार्बन अगर हम देखेंगे ना, तो इसको देखिए कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक नीचे ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक पीछे जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी कार्बन एटम जो आप देखोगे ना ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, तो वो 2 से 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, और हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या बचता चला जाएगा बेटा, फ्री, जो कि रेस्पॉन्सिबल बनेगा इस ग्रेफाइट क्रिस्टल की कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है कि ऑल्दो कार्बन इज अ नॉन मेटल बट वाई इट्स ग्रेफाइट एलोट्रोप इज कंडक्टिंग। तो ये स्ट्रक्चर पे फर्क रहता है। यू कैन से इट्स आंसर एज बिकॉज इन द स्ट्रक्चर ऑफ graphite each electron from each carbon there remains 1 electron free, you can say. ठीक है, during bonding only 3 electron, each carbon utilizes only 3 electrons, 1 remains as free electron by each carbon. So this free electron carries the electric current forward, and hence you can say the graphite crystal becomes conducting in nature. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर में 4th इलेक्ट्रॉन जो हर एक कार्बन, वही मैंने बताया आपको, ये डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब ये क्रिस्टल अगर आपका प्लान इतना है ना, तो ये 4th इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज, ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जो है इसकी पोजीशन कहीं एक जगह नहीं होती है, उसको हम डीलोकलाइज बोलते हैं। तो ये डीलोकलाइज जो है ये डीलोकलाइज्ड ये इलेक्ट्रॉन माना जाता है यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन इसका। ये पाई सिस्टम या पी सिस्टम जो है ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद याद रखेंगे आप बेटा हेक्सागोनल रिंग्स। यहाँ पर क्या होती है, देखिए हेक्सागोनल रिंग्स में आपको यहाँ पे इसकी दिखाता हूँ। देखिए बेटा यहाँ देखिए, यहाँ हेक्सागोनल बहुत सारी लेयर्स हैं। आप किसी एक को देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये एक यहाँ पे, फिर यहाँ से, फिर आप यहाँ से, फिर इधर की ओर, ठीक है, फिर यहाँ की ओर, और फिर यहाँ की ओर। देखिए अब ये क्या हो गया, एक हेक्सागन हो गया। इस किस्म की हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में जो है वो देखने को मिलती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स इन पैरेलल लेयर्स, और वो भी कैसे होती हैं, आपस में पैरेलल वो लेयर्स बनाए हुए या किए हुए होते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो दैट कि दीज पैरेलल यू कैन से हेक्सागोनल रेज कैन स्लाइड और वन अनदर। ठीक है नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर ये होती है। तो इनका अगर बॉन्ड एंगल हम देखेंगे यहाँ पर अगर कार्बन यानी जो ये और ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये कितना होता है बेटा, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पर वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। देखो वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको, डायमंड के भी कार्बन बॉन्ड लेंथ याद रखनी है, और इसकी कार्बन बॉन्ड लेंथ भी आपको याद रखनी है, जो कि 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स जो होता है, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर का डिस्टेंस जो होता है वो 3.35 एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर था ग्रेफाइट का। बाकी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़, किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये क्या होता है, इट इज़ डार्क ग्रे, मतलब इन कलर। अगर हम कलर इसका देखेंगे तो डार्क ग्रे कलर का होता है। इसका डल मेटालिक क्लस्टर होता है, मतलब अगर हम देखेंगे ना शाइनिंग इसकी, मेटालिक क्लस्टर मतलब शाइनिंग, अगर हम नेचर इसकी देखेंगे तो वो उतनी तेज़ नहीं होती है, डल कलर का होता है। तो इट इज़ सॉफ्ट। और अगर हम इसका रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी देखेंगे ना, हार्डनेस सॉफ्टनेस, तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है, जैसे आपका पेंसिल लेड, अगर आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल के अंदर जो जिससे आप लिखते हैं दैट इज़ एक्चुअली मेड ऑफ ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट होता है। और आप उसको देख सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है, अपने हाथ से उसको ऐसे कर सकते हैं, वो स्लिपरी टू टच होगा। ठीक है, थोड़ा सा मुलायम होगा, वो सॉफ्ट होगा, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है नहीं, उसकी डेंसिटी जो है वो 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ठीक है, किसकी, ग्रेफाइट की। और इसको हम यूज़ क्या करते हैं, इट इज़ यूज इन द, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ प्रॉपर्टीज़ में, कि इस ग्रेफाइट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस सुना है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस
जो हुआ करता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, और जिससे जो है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं जो जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है या फिर मॉल्टन फॉर्म में होता है और उस वक्त अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स जिसको माइकल फैराडे ने एक्चुअली डिस्कवर किया है। तो जिसमें आपने सुना होगा एनोड और कैथोड हुआ करते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो वो इलेक्ट्रोड जो है बेटा, एनोड कैथोड, वो बनते हैं किससे, इस ग्रेफाइट से, ठीक है, यानी कार्बन की ग्रेफाइट वाले फॉर्म से। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एज इट, क्यों, क्योंकि ये कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए। और इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एज अ मॉडरेटर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर या न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड एज अ लुब्रिकेंट, मतलब किसी ग्रीसिंग वगैरह मटेरियल के लिए भी हम इसको जो है किसी भी मशीन वगैरह की आप बताएंगे लुब्रिकेशन पर्पसेस के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो मैन थे ये हो गए। अब है थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज बी एंड एफ, ठीक है, या फुलरीन भी सिंपली बोल सकते हैं बेटा, या फिर ठीक है बक्की बॉल्स वगैरह भी बोल सकते हैं। इट इज़ वन मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ स्फेरिकल कार्बन मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स कॉल्ड एज, देखो मैंने पहले बताया था इसको बक्की बॉल्स भी कहते हैं हम। तो इट हैज़ द फार्मूला बेटा, ये कार्बन 60 होता है, कितना होता है ये, इसमें 60 कार्बन होते हैं बकमिंस्टर फुलरीन में, कितने होते हैं, 60 कार्बन होते हैं इसके साथ जुड़े हुए। और ये कैसा दिखता है, जस्ट योर फुटबॉल, ठीक है। अभी आएगा पॉइंट नीचे, और देखिए यहाँ पर है, ठीक है, मैंने पहले भी लेकिन आपको बता दिया। तो कार्बन एटम्स आर अरेंज इन, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल। हेक्सागन देखिए आपने, ये है ना अभी मैंने दिखाई ग्रेफाइट में, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स जो है वो बनाए हुए होते हैं अरेंजमेंट में, ठीक है, जब वो फुटबॉल बनता है तो, ठीक है। तो हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स टू गिव अ जियोडेस्टिक, यू कैन से स्पायरिकल स्ट्रक्चर सिमिलर टू योर व्हाट फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल की तरह जो होता है, ठीक है, उसकी जैसी शक्ल ये देता है। जैसे देखिए यहाँ पर है जस्ट लाइक फुटबॉल, जैसे आप देखेंगे ना कौन सा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म जो है वो फुटबॉल की तरह दिखता है, तो फटाफट आपका आंसर होना चाहिए कि सर बकमिंस्टर फुलरीन। तो लाइक इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स। तो यहाँ पर भी ग्रेफाइट की तरह जो है यहाँ पर भी एक कार्बन एटम क्या होता है बेटा, 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है हर कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। लाइक इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 एटम्स, जैसे वहाँ पर आपने बताया था कार्बन की ही तरह इसमें भी एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट, ईच कार्बन एटम इज sp2, इसको हाइब्रिडाइजेशन को छोड़िए, ये मत देखिए आप। देयर आर आल्सो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह रहे हैं ना, बॉन्डिंग में नहीं है, वो तो डीलोकलाइज्ड, वो तो इस बकमिंस्टर फुलरीन के क्रिस्टल में जो है वो क्या रहेंगे, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर जो है वो भागते रहेंगे, ठीक है, उनकी पोजीशन कोई एक ही जगह नहीं होगी, उसी को कहेंगे डीलोकलाइज्ड होते हैं। जैसे अभी आपने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन के लिए, यहाँ पर भी कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन के लिए भी वो डीलोकलाइज्ड माने जाते हैं, ठीक है। हैंस कार्बन 60 कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्लाइटली, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी जो है कार्बन 60 बकमिंस्टर फुलरीन जिसको हम कहेंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद चलिए ये तो थोड़ा सा आ ही गया है आप, लेकिन एक्चुअली ये अमार्फस में है, ठीक है। कार्बन नैनोट्यूब जो है ये अमार्फस फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन नैनोट्यूब्स जो हैं दे आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विद अ सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर। आप सिर्फ बेटा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखिए, और इस कार्बन नैनोट्यूब को थोड़ा सा जो मैंने लिटरली यहाँ पे बता दिया, बाकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है या याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रिस्टलाइन वाला है, यानी डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुलरीन है। तो इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, अगर आप नॉलेज के लिए ये चीज़ बढ़ा देना चाहते हैं तो दे हैव कार्बन नैनोट्यूब हैव hollow structures with the walls formed by 1 atom thick sheets of carbon called graphene आप बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो है नैनोट्यूब्स की वो कंपोज होती है एंटायरली, ये sp2 ये वाला कंसेप्ट नहीं बताएंगे आप, ये थोड़ा सा आपसे हटके है। कार्बन नैनोट्यूब्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टिफेस्ट, ठीक है, मटेरियल्स येट डिस्कवर्ड इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक मॉड्यूल्स। ओके, होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है बेटा अच्छा लगा हो, है। तो आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आज का जो ये हमारा लेक्चर है
यहाँ पर हमने एलोट्रोप्स जो है एलिमेंट्स लेकिन स्पेशली एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन डिस्कस की। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है अच्छा लगा हो, और इनकेस अगर आपको ये अच्छा लगा है तो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।